नमस्कार, पेश है आज सुबह का समाचार बुलेटिन। 8 मिनट में दुनिया हाजिर। भारतीय पंचांग के अनुसार आज है आश्विन शुक्ला पंचमी, विक्रम संवत 2077, तदनुसार 21 सितंबर 2020 सोमवार। यह है आज के समाचारों की एक झलक। इनके अलावा और भी कई बड़े समाचार हैं। आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। पिछले 3 सप्ताह में सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 6 नई ऊंचाइयों तक पहुंच बना ली है। इन पहाड़ी इलाकों तक चीनी सेना भी पहुंचना चाहती थी, मगर भारत ने चतुराई दिखाई। 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे हफ्ते के बीच सेना के जवानों ने बिना चीन की नजर में आए इन 6 प्रमुख हिल फीचर्स को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारतीय सेना ने 29 अगस्त और सितंबर के दूसरे सप्ताह के बीच 6 नई ऊंचाइयों तक पहुंच बना ली है। मगर हिल, गुरुंग हिल, रेचिनला, रेजांगला, मोखपरी और फिंगर 4 के पास की ऊंचाइयों पर भी हमारे जवान मौजूद हैं। ये जगह खाली पड़ी थी और चीनी सैनिकों के वहां पहुंचने से पहले ही भारतीय जवानों ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली। इस बीच भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडरों की 6ठे दौर की बातचीत आज बोल्दो में होने जा रही है। चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर दिया है। हाल ही में वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमान भी लद्दाख में उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना सुखोई एवं मिराज विमानों को वहां पहले ही तैनात कर चुकी है। राफेल विमानों ने लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों में भी रविवार को उड़ान भरी। कुछ मिराज विमान भी उड़ान भरते देखे गए हैं। वायुसेना ने पिछली 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया था। इसके पहले जुलाई के आखिर में फ्रांस से 5 राफेल विमान अंबाला पहुंचे थे। संसद ने कल कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी हंगामे के बीच कृषि संबंधी इन 2 विधेयकों को कल मंजूरी दी गई। लोकसभा में ये दोनों विधेयक पहले ही पारित हो चुके हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयकों को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि किसानों को उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था के तहत खरीद हो रही है और यह आगे भी जारी रहेगी। राज्यसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों को किसान विरोधी करार दिया। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई कुछ देर स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने कहा कि उन्हें यानी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसकी बजाय उनके रवैये ने कल लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हरिवंश के इस रवैये को देखते हुए हमने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। भारत के वरिष्ठ राजनयिक जयंत खोब्रागडे को पाकिस्तान ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। जयंत को पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया जाना था। समझा जाता है कि पाकिस्तान ने जयंत के वीजा को इस आधार पर मंजूरी नहीं दी कि वे इस पद के लिए अत्यधिक वरिष्ठ हैं। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि भारत ने जून में ही जयंत को भारत का उप उच्चायुक्त बनाकर वहां भेजने के अपने कदम से पाकिस्तान को अवगत करा दिया था। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के कदम के बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त के पद को निलंबित कर दिया था और राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया था। देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए सिर्फ 4 श्रम कोड बनाए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल किया है। यानी 29 की बजाय अब सिर्फ 4 श्रम कोड लागू होंगे। ये 4 श्रम कोड हैं: वेतन सुरक्षा कोड, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड, औद्योगिक संबंध कोड और सामाजिक सुरक्षा पर कोड।
इनसे संबंधित विधेयक कल श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा में पेश किए। इनके तहत 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कोई भी कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कर्मचारियों की जब चाहे छंटनी कर सकेगी। अब तक के प्रावधान के अनुसार 100 से कम कर्मचारी वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान या संस्थान ही पूर्व सरकारी मंजूरी के बिना कर्मचारियों को रख और हटा सकते हैं। नेपाल के हुमला जिले में चीनी सेना ने जमीन पर कब्जा करके वहां 9 इमारतों का निर्माण कर लिया है। हुमला जिले के नमखा गांव में चीन ने न सिर्फ इमारतों का निर्माण किया बल्कि अब वहां नेपाली नागरिकों को जाने से रोका जा रहा है। गांव पालिका के अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामा सीमावर्ती क्षेत्र में घूमने गए तो वे अतिक्रमण को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि लिमी गांव के लापचा क्षेत्र में चीनी सेना ने इन इमारतों का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि चीनी सैनिकों ने सीमा के 1 किलोमीटर अंदर आकर इन भवनों का निर्माण किया है। 2 महीने पहले ही चीन की ओर से नेपाल के गोरखा जिले के रुई गांव पर कब्जे की खबर आई थी, लेकिन नेपाल की ओली सरकार ने इससे इनकार कर दिया था। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में छिपना या स्थानीय घरों में शरण लेना आम बात है, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों से बचने के लिए अब वे घने बगीचों में अंडरग्राउंड बंकर बनाने लगे हैं। यहाँ तक कि मौसमी नदियों में भी बंकर खोदकर रहने लगे हैं। सेना की आतंकवाद रोधी इकाई 44 राष्ट्रीय राइफल्स की कमान संभाल रहे कर्नल AK सिंह ने कहा, यह प्रवृत्ति हाल में पुलवामा और शोपियां जिलों में देखने को मिली है तथा शोपियां में इनकी संख्या ज्यादा है क्योंकि वहां सेब के घने बगीचे और जंगल हैं। कुछ मौकों पर सुरक्षा बलों की नजर जब प्लास्टिक से जमीन के ढके होने और वहां की मिट्टी ताजी खुदी होने पर गई तो ऐसे बंकरों का खुलासा हुआ। हालांकि वहां छिपे आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने विपक्ष की रैली में देश की राजनीति पर कब्जा जमाए बैठी सेना के खिलाफ मोर्चा खोला है। लंदन में इलाज करा रहे नवाज शरीफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्ष की साझा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुकाबला इमरान खान से नहीं, उन्हें सत्ता में बिठाने वाले लोगों से है। उन्होंने इमरान खान को जितवाने के लिए चुनाव में हेराफेरी का भी आरोप दोहराया। गौरतलब है कि इमरान खान को पाकिस्तानी सेना की कठपुतली के रूप में जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वे पाकिस्तान के इलेक्टेड नहीं बल्कि सेलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ ने कहा, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। मैंने चुनाव से पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। आज हमारी जद्दोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है, जिन्होंने इस तरह चुनाव चोरी करके ऐसे नाकाबिल बंदे को पद पर बिठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की नॉमिनल GDP 19% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। नॉमिनल GDP एक आकलन है जिसमें एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवा के मूल्यों की गणना बाजार मूल्यों पर की जाती है और जो वैल्यू निकलती है उसे नॉमिनल GDP कहते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने बताया कि इसको लेकर कई अनुमान हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपनी प्रस्तुति में कहा है कि यह 19% जा सकती है, जबकि कुछ ने यह भी कहा है कि यह बढ़कर 21% तक भी पहुंच सकती है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नॉमिनल GDP 22.6% गिरकर 38.08 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 49,18,000 करोड़ रुपए था। भारतीय रेलवे सोमवार से कुछ खास रूट्स पर 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेलवे मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि ये ट्रेनें श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। क्लोन ट्रेनें यूपी, बिहार, दिल्ली और पंजाब समेत कई राज्यों के बीच चलेंगी। जिन स्टेशनों के लिए ज्यादा यात्री हैं, वहां ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के लिए क्लोन ट्रेनें चलाई जाती हैं। ये ट्रेनें मूल ट्रेन के नाम और उसी हिसाब से चलने वाली दूसरी ट्रेन को कहा जाता है। ये मूल ट्रेन के रूट पर ही चलती है। कोरोना के कारण 17 मार्च से बंद चल रहे ताजमहल और आगरा के किले को आज से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। सूर्यास्त तक 2 शिफ्टों में पर्यटक स्मारकों का दीदार कर सकेंगे। ताजमहल में 5,000 तो आगरा के किले में 2,500 सैलानियों को प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा और सतर्कता के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों, ये था आज का तेज तर्रार समाचार बुलेटिन। हम देते हैं सटीक और निष्पक्ष समाचार, न इधर न उधर, सीधे खबर।
नियमित रूप से इस वैकल्पिक समाचार बुलेटिन को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।